अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाजरीन आपने सब टॉप स्टोरी सुन ली हैं। आज है जी मेरा बदला लेने का दिन। चौधरी साहब रोकते थे ना बहुत सारी चीज़ों से। आज एक स्टोरी है, दरमियान में बोलेंगे और उस वक्त फिर आज खोल के बोलता हूँ। ये जो मूत्रवासियों का मुल्क है ना, और इसके यार मतलब फिर नहीं नहीं आज देखो बोलूंगा यार, कहने दो नहीं यार नहीं जो नहीं, करना जो है। इन्होंने कैसा बोला है है? ना उस स्टोरी में, मैं वही स्टोरी शुरू कर दूंगा फिर स्टार्ट नहीं यार, तेरी हालांकि मैं मेहरबानी, दूसरी भी आना तेरी चाह रहा मेहरबानी ना कर ना कर। वो देखो, अगर आप वो कहते हैं जानवरों के साथ लड़ते नहीं होते, जानवरों के साथ लड़ेंगे तो खुद जानवर हो जाएंगे। जरा अपना मॉरल जो है स्टैचर ऊपर रखो जरा। हूँ। सब कुत्ता पागल हो जाए तो गोली मारनी पड़ती है। वही आ जा। चलिए आप चलते हैं जी अपनी स्टोरी की तरफ। अजी सबसे पहली स्टोरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी पे आने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जावेद चौधरी साहब थोड़ी देर पहले अभी एक प्रोग्राम से होके आए हैं और जिसका कुछ जो जिसे कहते हैं ना खुलासा, जिसकी खबर तो आपको कल मिलेगी, लेकिन एक डिटेल थोड़ी सी आपको ये बता देते हैं थोड़ा सा कि उसके अंदर बड़ा क्या हुआ है। जावेद चौधरी साहब को माशाल्लाह एक बहुत बड़ा एजाज़ मिला है उसके अंदर। उसके मुतालिक मैं चाहूँगा अनाउंसमेंट खुद करें, खुद बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान ने और रियासत पाकिस्तान ने किस इज्जत से नवाजा है, किस चीज़ की वजह से नवाजा है, और जो प्रोग्राम वो अटेंड करके आ रहे हैं उसके अंदर उन्होंने क्या क्या देखा, जरा मुख्तसर सा ये जानते हैं फिर चलते हैं। अब 14 अगस्त के ऊपर फंक्शन था और नेशनल स्टेडियम में फंक्शन है, बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, 60,000 से ज़ायद लोग वहाँ पे थे। और ये मार्का हक जो पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ लड़ा, उसके साथ साथ 14 अगस्त इन दोनों को मिला के ये फंक्शन किया गया था, जिसमें प्रेसिडेंट साहब भी थे, प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे और फील्ड मार्शल भी वहाँ पे थे। इसके अलावा तमाम सर्विसेज चीफ जो है वहाँ पे मौजूद थे, एम्बेसडर्स भी थे, सारे ब्यूरोक्रेट से पूरी कैबिनेट थी वहाँ पे, और आवाम का जम गफ़ीर था, यानी कि सारे पेविलियन भरे हुए थे। बारिश भी हुई वहाँ पे आज दिन के वक्त, और यहाँ बारिश की वजह से सीटें गीली थी, लेकिन गर्मी भी थी, हबस भी थी, लेकिन इसके बावजूद लोग वहाँ पे बैठे रहे, डटे रहे। और हर जो वहाँ पे इवेंट हुआ उसके ऊपर लोगों ने इतना वार्मली पाक फौज को सलाम भी पेश किया, नारे भी लगाए, और ऐसा लगता था कि पाकिस्तान के लिए अब पूरा पाकिस्तान उसका दिल धड़क रहा है। तो बड़े अच्छा फंक्शन था। एम्बेसडर्स को भी मैं देख रहा था कि वहाँ पे चाइनीज़ एम्बेसडर भी थे, वहाँ पे अमेरिकन एम्बेसडर भी थे, और इसके अलावा बाकी सारी एम्बेसीज के लोग भी वहाँ पे थे। तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का भरपूर फंक्शन हुआ, बड़ा अच्छा लगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर की, प्रेसिडेंट साहब ने वहाँ पे तकरीर की, और बाकी जो फंक्शन है वो ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान ने उसको टेलीविज़न पे देखा। जिस एजाज़ की बात कर रहे हैं, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, इस जो जंग थी उस दौरान जिन जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन है उन सबको कल अवार्ड दिया जा रहा है, और तमगा इम्तियाज़ है, और हमारे लिए बड़े ऑनर की बात। इससे पहले भी अल्लाह ताला का खास करम था, खास रहम था, सारा इम्तियाज़ मुझे मिल चुका है, जो सारे पाकिस्तान का तीसरा बड़ा अवार्ड है। और उसके बाद अब ये तमगा इम्तियाज़ दिया जा रहा है, ये उन सब लोगों को दिया जा रहा है जिनका कंट्रीब्यूशन था इस जंग में। तो अगर गवर्नमेंट या रियासत ये समझती है कि हमारा जो छोटा सा कंट्रीब्यूशन था, जिसमें हमने लोगों को बताया कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और उसकी कामयाबियाँ कितनी हैं, उसको अगर तस्लीम किया गया तो मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। मेरे साथ और भी जर्नलिस्ट हैं, और मैं ये नहीं हूँ कि मैंने को बहुत बड़ा कमाल किया, बाकी लोगों का कमाल भी है, उनमें मैं भी शामिल हूँ। फिर इसके साथ साथ वो तमाम DCOs हैं जिनके इलाकों में ये बमबारी हुई थी इंडिया की तरफ से, फिर इसके अलावा सिविल डिफेंस के लोग हैं, फिर आर्म फोर्सेज के लोग हैं, फिर एयर फोर्स के लोग हैं, फिर नेवी के लोग हैं। तो इन सब लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान का डिफेंस किया, तो उसके अंदर अगर मुझे ये एहसास मिलता है, ये अवार्ड मिलता है, तो मेरे लिए बड़ी बहुत काबिल फ़ख्र बात है। और मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की हिफाजत की, उनमें अगर ये कौम या रियासत मुझे भी शामिल कर रही है तो ये वाकई मेरे लिए इज्जत की बात है, और मैं इस पर मशहूर हूँ। और ये भी बहुत अच्छा है कि गवर्नमेंट एक्नॉलेज कर रही है। एक्नॉलेज कर रहे हैं। चलें, आपको आपकी टीम की तरफ से भी बहुत मुबारक। मेरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि असल कंट्रीब्यूशन तो आप लोगों का है। ऑनेस्टली आप ना होते तो मैं क्या कर लेता। बहुत कुछ। अब चलते हैं जी अपनी मेन स्टोरी की तरफ। पाकिस्तान ने अपनी स्पेशल फोर्स बना ली है जी, एक ऐसी फोर्स जैसे तरह निकला हुआ है भारत का, कि जब ये फोर्स ऑर्गेनाइज इस तरह से नहीं थी, ओवरऑल एक आर्मी के पास चीज थी, तो तब हमने तबाही फेर के रख दी इंडिया की। और अब जब ये स्पेशलाइज फोर्स बन जाएगी तो इंडिया की हालत हम क्या करने जा रहे हैं, बस इतना आपको बता देते हैं कि इंडिया का चप्पा चप्पा जो है बजा के रख दिया जाएगा। ये क्या बनने जा रहा है, डिटेल से बताते हैं। अब आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड बनी है, और नई कमांड है, और अब क्योंकि जो भी जंग होगी याद रखना कि फ़िज़ाई होगी। ज़मीनी जो जंगें हैं उसका दौर या तो ख़त्म हो रहा है, या फिर आप ये समझो कि इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि अब जहाँ पे भी जंग होती है, आपने देखो अमेरिका ने ईरान के ऊपर जब अटैक किया तो किस तरह किया, उन्होंने जहाज़ भेजे, और अमेरिका के अंदर बैठा हुआ था, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी फ़ौज सारी की सारी वहाँ पे थी। कतर के अंदर उनका बेस था, उस बेस को उन्होंने इस्तेमाल किया, और जो जहाज़ आए ईरान पे बमबारी करने के लिए, वो अमेरिका से चले, और उन्होंने बमबारी करके वो अमेरिका वापस चले गए। 24 घंटे का सफ़र किया उन जहाज़ों ने। इसके साथ साथ सैटेलाइट इस्तेमाल किया जाता है, फिर ये जो नई डिवाइसेस हैं सारी वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो जो कुछ भी है, अब या तो आपने साइबर वार लड़नी है, या फिर आपने फ़ज़ाइया की यानी एयरफोर्स की जंग लड़नी है। तो अब पाकिस्तान उसमें कदम रख चुका है। इस जंग ने इंडिया को भी बताया, साथ पाकिस्तान को भी बताया कि अगर कन्वेंशनल वार भी होगी तो अब वो फ़ज़ाइया उसके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होगी। तो ये जो रॉकेट फोर्स कमांड बनाई गई है, ये ईरान के अंदर है, इस पूरे खिते में बड़ी अच्छी है, और ईरान ने उसी के ज़रिए इसराइल को मजबूर किया कि वो जंग बंदी पर मजबूर हो जाए, अमेरिका को दरमियान में डाले ताकि जंग खत्म हो। और अगर ईरान की रॉकेट फोर्स कमांड ना होती तो ईरान शायद बुरी तरह इस जंग का निशाना बन जाता।
फिर चाइना के पास है, चाइना के जो पास जो रॉकेट्स हैं या मिसाइल्स हैं, वो तो कुछ ऐसे भी हैं जो सैटेलाइट से भी उनको वो हैंडल कर सकते हैं। इस टाइप की टेक्नोलॉजी उनके पास है जो तो अभी उन्होंने अनाउंस नहीं की और आने वाले दिनों में वो करेंगे। ठीक और उनके पास ऐसे जो उन्होंने जहाज़ बनाए हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, उसके बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स आप बता भी चुके हैं लोगों को कि किस हद तक वो चले गए हैं। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ रशिया है, फिर इसके साथ साथ अमेरिका है। तो अब पाकिस्तान जो उसके अंदर एंटर हो रहा है, पाकिस्तान एंटर हो रहा है, तो इंडिया को बहुत ज़्यादा इस पे अफसोस भी हो रहा है और तशवीश भी हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान अगर ये कमांड बना लेता है तो ये कमांड जो है मुकम्मल तौर पे अपनी एयरफोर्स को भी सपोर्ट करेगी और साथ साथ इंडिया को निशाना भी बना सकेगी। जैसे कि DGISPR ने कहा था कि अगर अगली जंग हुई तो हम मशरक से शुरू करेंगे, एक्सट्रीम मशरक से। अब एक्सट्रीम मशरक से ज़ाहिर है पाकिस्तान मिसाइल ही लॉन्च कर सकता है, रॉकेट्स लॉन्च कर सकता है, तो उसके बाद फिर सेंटर को निशाना बनाया जाएगा। तो मुझे लगता है पाकिस्तान इस मामले में बहुत एक्सेल करेगा और यही वजह है कि इंडिया इस बात पर बहुत परेशान है, क्योंकि कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसने पाकिस्तान के इस अनाउंसमेंट को बुरा समझा हो। सब ये समझ रहे हैं जी पाकिस्तान का हक है, अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई यलकार होती रहती है या उसके डिफेंस का इशू है तो हर मुल्क को डिफेंस का पूरा पूरा हक है। तो सारी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट कर लिया पाकिस्तान की इस ज़रूरत को। तो अगर इंडिया कर रहा है तो पाकिस्तान तो बहुत आगे चला गया माशाल्लाह, और मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर भी है। और अब पाकिस्तान चाइना से भी मदद लेगा इस मामले में और ईरान से भी मदद लेगा, दोनों मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान की मदद भी करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। और आपको याद होगा कि हमने अपने फतेह सीरीज के मिसाइल्स यूज़ किए थे और साथ ये कहा था कि अभी हमने आपको कुछ भी नहीं दिखाया। और जब हम कुछ नहीं दिखा रहे थे और सिर्फ हमने अभी ये कमांड बनाई ही नहीं थी तो हमने ये कुछ कर दिया, भारत के साथ इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। तो अब इस कमांड के बनने के बाद जब स्पेशलाइज हो जाएगा तो अब यकीन माने आपको पाकिस्तानी होने पर फख्र होगा कि पाकिस्तान माशाल्लाह एक और बड़ी ताकत बनने जा रहा है इस डोमेन में। इसके साथ साथ देखना, चीन के सफीर ने जो आज CPEC का सेमिनार था उसके अंदर उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान अब तमाम बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला कर सकता है, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि दहशतगर्दी में पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की, दहशतगर्दी को खत्म करने में, और ये पाकिस्तान का जो किरदार है बड़ा ज़बरदस्त है। साथ उन्होंने कहा जी महंगाई को कंट्रोल कर लिया है और अब इनके ज़खायर भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो हर चीज़ पॉजिटिव सिम्त में जा रही है। तो अब आप इस कमांड को चाइनीज़ एम्बेसडर की इस गुफ्तगू के साथ मिला के देखें और आगे चल के ज़ाहिर है आप फिर अमेरिकन जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आए हों, जो मुश्तरका एलामिया है उस तरफ भी आएंगे। तो अब अमेरिका का मुश्तरका एलामिया जो दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर एक मीटिंग हुई है और कल मीटिंग हुई है, और उससे पहले इसहाक डार साहब के साथ मुलाकात भी हुई थी ग्रेगरी की। और अब जो आज मुज़ाकरात हुए हैं उसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से नबील मनीर थे और दूसरी तरफ से अमेरिका की तरफ से ग्रेगरी था, और इन दोनों ने जो एक मुश्तरका एलामिया जारी किया है पाकिस्तान और अमेरिका दोनों की तरफ से, वो बड़ा ज़बरदस्त है। उसमें एक तो जाफर एक्सप्रेस को कंडेम किया गया है, खुजदार के अंदर जो बच्चों की बस पे हमला हुआ था उसको कंडेम किया गया है, और साथ साथ जो सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत है उसको भी कंडेम किया गया, और साथ ये एलामिया जारी किया गया है कि हम दोनों मिल के मुकाबला करेंगे उन लोगों का जो पाकिस्तान के अंदर अबतरी फैला रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर फसाद फैला रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशत फैला रहे हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि BLA हो या TTP हो, अब इन दोनों का मुकाबला अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर करेगा। साथ साथ उन्होंने कहा जी कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी हम अपना जो एक दूसरे के साथ ताउन है वो जारी रखेंगे। अब अक़वाम मुत्तहिदा के साथ जो ताउन है उसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो मजीद ब्रिगेड है और BLA और TTP है, TTP तो पहले भी है, लेकिन ये जो मजीद ब्रिगेड है उसके ऊपर पाबंदी अब अक़वाम मुत्तहिदा से भी लगने वाली है, BLA के ऊपर भी लगने वाली, और अब ये पाबंदी अगर लगेगी तो कोई मुल्क इनको सपोर्ट नहीं कर सकेगा, कोई इनको रिलीफ नहीं दे सकेगा। और इसके साथ साथ अब अगर अमेरिका आके पाकिस्तान की मदद करता है, और अब ये जो मदद होगी बलूचिस्तान के अंदर होगी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होगी, कि वहीं पे दहशतगर्दी है, वहीं पे मिनरल्स हैं, वहीं पे आयल है, वहीं पे सोना है, वहीं पे तांबा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी अमेरिका देगा पाकिस्तान को, और साथ साथ मुझे लगता है कुछ एक्सपर्ट्स भी आएंगे, और पाकिस्तानी फौज और अमेरिकन फौज जो है उनके एक्सपर्ट्स दोनों मिल के पाकिस्तान के अंदर इनका कला कमा करेंगे, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि उन तमाम मुल्कों के अंदर जहाँ जहाँ से इनकी रूट्स है, जहाँ से इनको फंडिंग हो रही है। तो ये बड़ी पेशरफ्त है, बड़ी पेशरफ्त है। आपने दो स्टोरियां बिल्कुल इकट्ठी कर दी हैं, ठीक है। मैं इसमें थोड़ा सा चाइनीज स्टोरी पे और बात करना चाह रहा हूँ। चाइनीज एक एम्बेसडर का मुझे जुमला बड़ा अच्छा लगा, उसने कहा जी तरक्की के दौरान आने वाले मसाइल का हल मजीद तरक्की है। हाँ, मजीद तरक्की है, ज़ाहिर है, ये तरक्की याफ्ता कौम की सोच है। बेसिकली नहीं, चाइनीज प्रोवर्ब भी है कि वो कहते हैं कि तरक्की जो है वो अगर उसके रास्ते में रुकावटें हो तो उन रुकावटों का हल यही है कि आप तरक्की करते जाएं, आप रुके ना, आप रुकेंगे तो फिर वो मसले आपके पड़ते चले जाएंगे। बल्कि जनरल बाजवा के साथ जब मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट, चाइनीज़ प्रेसिडेंट की, और फिर इमरान खान के साथ भी उस ज़माने में प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके साथ भी जो मुलाकात हुई थी तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने कहा कि प्रोग्रेस फर्स्ट, वार सेकंड। तो बार बार वो कहता रहा कि प्रोग्रेस करो, प्रोग्रेस करो, प्रोग्रेस करो, ट्रेड करो, ट्रेड करो, इकॉनमी पे तवज्जो दो, इकॉनमी पे तवज्जो दो। और चाइनीज़ मॉडल भी यही है, आप देख रहे हैं उन्होंने किसी कन्फ्लिक्ट के अंदर आज तक दाखिल नहीं हुए, वो किसी कन्फ्लिक्ट के अंदर भी, और बड़े बड़े मसले थे उनके, उनका रशिया के साथ प्रॉब्लम था, अमेरिका के साथ आज भी मसला है,